तो हम लोग पढ़ रहे थे कोलॉइडल सिस्टम का प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। एक और प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर? लिक्विड सॉल्यूशन में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अगर डाला जाए तो सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की ऐसी होती है जो कि सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 तरह का होता था, याद है क्या भाई? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 तरह का हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन में ये सब शो करता था। क्या यहाँ पर भी शो करता है? बिल्कुल शो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शो नहीं करता। देखो लिखा है इफेक्ट ऑफ क्लॉइडल पार्टिकल्स ऑन CP का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज वेरी स्मॉल एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्या भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत कम वेरिएशन ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखता नहीं है, सिर्फ एक दिखता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम ऑब्जर्व किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी पूछ सकता है। तो देखो लिखा है दिस इज ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लॉइडल पार्टिकल्स। देखो भाई मैंने बताया था कि क्लॉइडल पार्टिकल का जो साइज होता है ना ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है और वो होमोजीनियस होता है। तो देखो गिवन मास के लिए मान लिया कि गिवन मास हमारा 1 किलो सॉल्यूशन है और 1 किलो सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक क्लॉइडल सॉल्यूशन है। तो 1 किलो हमारे पास सॉल्यूशन है और अगर मैं कह दूं कि कोई एक पार्टिकल पड़ा है, एक में क्लॉइडल पार्टिकल पड़ा है और दूसरे में ट्रू सॉल्यूशन, तो गिवन मास के लिए चूंकि क्लॉइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो इसकी संख्या कम होगी और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है तो उसकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या गिवन मास के लिए ज़्यादा होगा। कहाँ पर? ट्रू सॉल्यूशन में। और क्लॉइडल पार्टिकल की संख्या कम होगा क्लॉइडल सॉल्यूशन में। तो जहाँ पर पार्टिकल की संख्या ज़्यादा वहाँ पर जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा शो होगा और जहाँ पर पार्टिकल की संख्या कम वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कम वैल्यू शो होगी। तो यही लिखा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी शो होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है। देखो भाई एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव क्लोराइड कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता भी है। हम लोग पढ़े थे कि ये जो लायोफिलिक क्लोराइड है वो एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होता है या सॉल्वेटेड होता है सॉल्वेंट में यानी डिस्पर्सन मीडियम में, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो लायोफोबिक वाला, फोबिया का मतलब क्या? डर। लायोफोबिक का हाइड्रेशन ना के बराबर, सॉल्वेशन ना के बराबर सॉल्वेंट में होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अनस्टेबल होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे जहाँ पर लायोफिलिक और लायोफोबिक का डिफरेंस पढ़े थे, है कि नहीं? तो ये जो लायोफोबिक है उस पर चार्ज भी होता है और अच्छा खासा चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव जो सोल पार्टिकल है। तो यदि हम एक इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल क्वांटिटी भी डालते हैं अपोजिट साइन वाला तो लायोफोबिक जो क्लोराइड है आसानी से प्रेसिपिटेट हो सकता है। अब लायोफोबिक को हमको प्रेसिपिटेशन से बचाना है तो उसमें जिस क्लोराइड को ऐड करते हैं जिससे कि लायोफोबिक वाला क्लोराइड जो पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट ना करे, कोगुलेट ना करे, तो प्रोटेक्ट करने वाला क्लोराइड को कहते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड। और वो जो प्रोटेक्टिव क्लोराइड है वो लायोफिलिक क्लोराइड है। लायोफिलिक जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होने की वजह से सॉल्वेंट में स्टेबल होता है, करता क्या है ध्यान से देखो, उसके बाद अंग्रेजी में जो लिखा उसको ही पढ़ेंगे। करता क्या है देखो, ये हो गया लायोफोबिक वाला। नॉर्मली लायोफोबिक का जो साइज है लायोफिलिक से बड़ा होता है। अब इसमें स्मॉल क्वांटिटी हमने बड़ा दिखाया है जानबूझ करके कि जो पार्टिकल है लायोफोबिक है ना, ये मान लो लायोफोबिक वाला है, लायोफोबिक वाला पार्टिकल है, क्लोराइडल पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब इसमें स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, पार्टिकल पास में आएगा और कोगुलेट कर जाएगा। अब इसको हमको कोगुलेशन से बचाना है तो इसमें लायोफिलिक क्लोराइड के पार्टिकल या लायोफिलिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो लायोफिलिक क्लोराइड वाला जो पार्टिकल है वो नॉर्मली स्मॉल होता है, वो एड्जॉर्ब हो जाता है लायोफोबिक के पार्टिकल के ऊपर में। ये देखो एड्जॉर्ब हो गया,
एड्जॉर्प्शन हम लोग पढ़े हैं डिटेल में। तो ये एड्जॉर्ब हो गया, लायोफोबिक के ऊपर में ये एड्जॉर्ब हो गया। अब ये जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो उसका क्या फ़ायदा मिला लायोफोबिक वाला। अब इसमें यदि हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट और लायोफोबिक का अब कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो महाशय अब लायोफिलिक वाला पार्टिकल, ये है कौन? लायोफिलिक वाला पार्टिकल। ये देखो, ये है लायोफिलिक पार्टिकल कहो, सोल कहो, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कहो, बात सब सेम है। ये एड्जॉर्ब हो गया। तो अब जो कांटेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट और लायोफोबिक पार्टिकल के बीच में नहीं हो रहा, तो चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो पार्टिकल पास में नहीं आएगा और प्रेसिपिटेशन से बच जाएगा इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। तो ऐसा लायोफिलिक क्लोराइड जो कि लायोफोबिक क्लोराइड को प्रेसिपिटेशन से बचाता है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड। रीज़न बताया, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड गेट एड्जॉर्ब्ड, ये सब ध्यान रखना है, ऑन द पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड। ये सब हमने लिख दिया है ताकि इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए बोर्ड वगैरह में आए तो ये सब दिमाग में बना हुआ होना चाहिए। हमने उसको हिंदी में समझा दिया, सब लिखा हुआ है। एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव क्लोराइड अराउंड इट। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेटिंग आयन फ्रॉम, प्रेसिपिटेटिंग आयन का मतलब क्या? जो ऊपर से हम एक्टिव आयन डालेंगे जो कि चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, उसको प्रेसिपिटेटिंग आयन कर रहा है। अब दोनों के बीच का कांटेक्ट जो है ना वो खत्म हो गया, कि कांटेक्ट के बीच में कौन आ गया? ये जो लायोफिलिक जो क्लोराइडल पार्टिकल्स था वो आ गया। तो अब कांटेक्ट नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ऐसे क्लोराइड ऐसे लायोफिलिक क्लोराइड को, जो कि लायोफोबिक क्लोराइड को प्रेसिपिटेशन से बचाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड। है ना इंटरेस्टिंग? एक टर्म है गोल्ड नंबर, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एंट्रेंस एग्जाम में, इसको बढ़िया से सीख लेना है। गोल्ड नंबर होता क्या है? गोल्ड नंबर कहता यह है कि इट इज मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम। ध्यान रखना है, इन मिलीग्राम, यानी मिनिमम मास उस प्रोटेक्टिव क्लोराइड का मिलीग्राम में जो कि हमको चाहिए। किसके लिए? विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। रेड गोल्ड सोल का एक स्टैंडर्ड हमारे पास क्लोराइडल सोल्यूशन है 10 ml, और उसको हमको प्रेसिपिटेशन से बचाना है। पहले देख लो भाई, अंग्रेजी में जो लिखा है उसको पहले हिंदी में समझ लो। यहाँ से हमारे पास 10 ml सोल्यूशन है, किसका? स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल, ऐसे ही बोलते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में होता है तो उसको सोल कहते हैं, ऐसे क्लोराइडल सोल्यूशन को। तो 10 ml उसका है, और इसमें यदि हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालें NaCl का 1 ml, कितना परसेंट? 10%। किसका? NaCl। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसको प्रेसिपिटेट करवा सकता है, यानी एक NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा जो कि गोल्ड के पार्टिकल पर है, और फिर वो पास में आकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इसके हमें प्रेसिपिटेशन से बचाना है, यानी 1 ml 10% NaCl यदि हम डालें 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल में, और वो प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन से हमको उसको बचाना है, तो इसमें डालना पड़ेगा एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड। डालना पड़ेगा प्रोटेक्टिव क्लोराइड, जो कि प्रोटेक्टिव क्लोराइड क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किससे? प्रेसिपिटेशन से। कैसे अभी समझाया था, कैसे प्रेसिपिटेशन करेगा वो बताया था कि एड्जॉर्ब हो जाता है किस पर? लायोफिलिक जो सोल होता है उसके ऊपर में, और दोनों के कांटेक्ट को नहीं आने देता। तो क्या करें? 10 ml रेड गोल्ड का हमारे पास क्लोराइडल सोल्यूशन है, और इसमें 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जो कि इसको प्रेसिपिटेट करवा सकता है। अब इसके प्रेसिपिटेशन से हमको बचाना है, तो बचाने के लिए प्रोटेक्टिव क्लोराइड हमें डालना पड़ेगा। तो उस प्रोटेक्टिव क्लोराइड का मिनिमम मास इन मिलीग्राम, मान लो कि इसका मिनिमम मास हमें ज़रूरत पड़ा, मिनिमम मास मान लो कि x मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट हुआ, तो कहता है गोल्ड नंबर x हुआ, है कि नहीं? सो वेरी इंटरेस्टिंग, गोल्ड नंबर कितना हो गया? x के बराबर होता है। तो भाई समझ में आई क्या? 10 ml रेड गोल्ड सोल का क्लोराइडल सॉल्यूशन हमारे पास है, उसमें यदि 1 ml 10% NaCl रैपिडली ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट होगा
ये जो क्लोराइडल पार्टिकल है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इसको प्रेसिपिटेशन से हमको बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव क्लोराइड डालेंगे जो कि लायोफिलिक होगा, ये लायोफोबिक है। अब उसको प्रोटेक्शन के लिए यानी कि प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव क्लोराइड का कितना मिनिमम मास चाहिए, वो भी मिनिमम मास ग्राम में नहीं, किलो में नहीं, बल्कि मिलीग्राम में, ध्यान देना है, मिलीग्राम में। तो वो जो मिनिमम मास आप प्रोटेक्टिव क्लोराइड का ऐड करोगे इस कंडीशन में, इसको बचाने के लिए प्रेसिपिटेशन से, तो उसको उस मिनिमम मास मिलीग्राम में कहेंगे। गोल्ड नंबर उस प्रोटेक्टिव क्लोराइड का गोल्ड नंबर x हुआ, है कि नहीं। मान लो कि 5 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है तो गोल्ड नंबर हो गया 5, 10 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है तो गोल्ड नंबर हो गया 10। तो सीधी सी बात है, गोल्ड नंबर का वैल्यू जितना छोटा होगा यानी कमी अमाउंट में प्रोटेक्ट कर ले रहा है। कोई जैसे हमने एक लायोफिलिक क्लोराइड ऐड किया और इसको प्रोटेक्शन मिनिमम जो ऐड किया एक का, मान लो कि एक हमारे पास प्रोटेक्टिव क्लोराइड है A और दूसरा है B। अब A की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 मिलीग्राम है और B की जो रिक्वायरमेंट है यदि उसमें ऐड करेंगे, प्रोटेक्टिव क्लोराइड की बात कर रहे हैं, उसका 5 मिलीग्राम है, यानी ये 5 मिलीग्राम में उसको प्रोटेक्ट कर लेगा और ये 10 मिलीग्राम में प्रोटेक्ट करेगा। तो बढ़िया जो हुआ, ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, जिसमें की रिक्वायरमेंट कम है, यानी B वाला ज़्यादा पावरफुल होगा, है कि नहीं। ये ज़्यादा पावरफुल क्या होगा, पावरफुल प्रोटेक्टिव क्लोराइड होगा। यही इसमें लिखा है, स्मॉलर द गोल्ड नंबर, स्मॉलर द गोल्ड नंबर, स्मॉलर द गोल्ड नंबर मोर इज द प्रोटेक्टिंग एक्शन। कम अमाउंट में ही ये प्रोटेक्ट कर लेगा, इसकी तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये याद रखना है। गोल्ड नंबर जिसका कम, गोल्ड नंबर जिसका कम, उसका प्रोटेक्टिंग एक्शन या पावर ज़्यादा। ये सब पॉइंट याद रखना है कि नहीं, नोट कीजिए। देखो भाई, ये जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें थ्योरी है, कॉन्सेप्ट मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफिनीशन पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वो खतरनाक से नहीं होते। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो डेफिनेशन है, जैसे गोल्ड नंबर का दिया, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू का बेसिक डिफिनेशन दिया, वो अगर याद है तो उसी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए। फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सोल H2S3 का हमारे पास क्लोराइडल सॉल्यूशन है, सोल उसको कहते हैं। सोल कब कहते हैं, जबकि एक सॉलिड जो है ना घुला हुआ है लिक्विड में, उसको सोल कहते हैं। 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड कोगुलेशन के लिए, कोगुलेशन कहो प्रेसिपिटेशन कहो, दोनों बात सेम है। तो वो हमारे पास एक क्लोराइडल सॉल्यूशन, उसको प्रेसिपिटेट करवाना है और उसके प्रेसिपिटेशन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं NaCl, जिसकी की मोलारिटी दे दिया और वॉल्यूम दे दिया। क्या करेंगे, यहाँ से मिली मोल निकाल लेंगे। कोगुलेशन वैल्यू कुछ याद है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होता था, जो अमाउंट आप डालेंगे किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, किसमें, मिली मोल में, बाय डिफिनेशन इन मिली मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए, 1 लीटर क्लोराइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए जितना मिली मोल इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम, जितना मिनिमम मिली मोल रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम लोग कहते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या भाई, कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं या फ्लोक्यूलेशन। यानी पार्टिकल जमा हो गया और तैरने लगा तो फ्लोक्यूलेशन कहते हैं, और नीचे में बैठ गया तो कोगुलेशन। कोगुलेशन बेसिकली प्रेसिपिटेट कर गया, तो प्रेसिपिटेट करके नीचे भी बैठ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो नीचे में बैठ जाएगा, मीडियम से डेंसिटी ज़्यादा तो नीचे में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और तैरने लगा तो कोगुलेशन। यानी बेसिकली कोगुलेशन कहे फ्लोक्यूलेशन कहे, दोनों में सिर्फ फ़र्क है कि ऊपर चला गया और नीचे गया, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स को करने में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये लिख रहा है फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, मतलब तैरने लगा होगा। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, अगर कोगुलेशन वैल्यू भी कहता तो भी आंसर सेम ही होता। तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू NaCl का कितना होगा, तो बेसिक डिफिनेशन से करते हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं। देखो क्या कहता है, 100 ml ऑफ H2S3 में 5 ml, पहले तो देख ले कि इलेक्ट्रोलाइट का मिली मोल्स कितना रिक्वायरमेंट है, मिली मोल ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, इट इज इक्वल टू, क्या करोगे, मोलरिटी गुने वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मोलरिटी दिया और वॉल्यूम अगर ml में है तो मिली मोल ही मिलता है, तो मोलरिटी है 1 और वॉल्यूम है 5, यानी कि 5 मिली मोल की रिक्वायरमेंट होगी NaCl का। लेकिन कितना सॉल्यूशन है, 100 ml, ये 5 मिली मोल की रिक्वायरमेंट हो गया टू प्रेसिपिटेट। ध्यान से देखो, टू PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, कितना ml सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ क्लोराइड।
तो 100 ml थोड़ी ना, बाय डेफिनेशन कितना, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या, 1000 ml। तो इसीलिए देखो मिलीमोल ऑफ NaCl जो कि इलेक्ट्रोलाइट है प्रेसिपिटेट करवाएगा, रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट कितना, 1000 ml सोल्यूशन। 1000 ml सोल्यूशन कितना होगा, 100 ml में 100 प्रेसिपिटेट, 100 ml में 5 मिलीमोल, तो 1000 ml में कितना, 5 × 10 यानी कितना भाई, 50 मिलीमोल। 50 मिलीमोल यही तुम्हारा कोएगुलेशन वैल्यू हुआ, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया 50 मिलीमोल पर लीटर। 50 मिलीमोल पर लीटर, ये क्या हो गया आंसर। और यदि पूछता, एक था कोएगुलेशन वैल्यू और एक था कोएगुलेटिंग पावर, तो कोएगुलेटिंग पावर इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर क्वेश्चन में आंसर हो गया और पूछता कि कोएगुलेटिंग पावर बताओ, तो क्या करेंगे, 1 कोएगुलेशन वैल्यू, यानी कि 1/50, ये आंसर कोएगुलेटिंग पावर का हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है और एकदम बेसिक डिफिनीशन पर है। बेसिक डिफिनीशन क्लियर तो क्वेश्चन पढ़ के ही जवाब दे सकते हैं। अभी जो गोल्ड नंबर हम लोगों ने पढ़ा, इससे भी क्वेश्चन पूछते रहता है, एकदम बेसिक डिफिनीशन पर ही पूछेगा, एक खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे अगर बेसिक डिफिनीशन। लेकिन अगर बेसिक डिफिनीशन नहीं याद तो आप क्वेश्चन को गलत कर ही दोगे। तो बेसिक डिफिनीशन याद रखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ ए कोलॉइडल सोल, किसका, गोल्ड का, गोल्ड ही लेते हैं, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड ही है ये, उसका 100 ml। हम लोगों ने बाय डेफिनेशन पढ़ा था 10 ml, इसमें कितना है 100 ml, यानी 100 ml के अनुसार इंफॉर्मेशन दिया, आपको 10 ml के अनुसार इंफॉर्मेशन निकाल लेना है। 100 ml of a colloidal soul of gold is completely prevented by addition of 0.25 ग्राम of starch। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड है जो कि इसको प्रेसिपिटेशन से बचाएगा। टू इट बिफोर एडिंग 10 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन, यानी अभी सिखाया था यार, रेड गोल्ड सोल था 10 ml, उसमें 1 ml 10% NaCl डालते थे तो प्रेसिपिटेशन होता। उसको रोकने के लिए जितना मिलीग्राम हम प्रोटेक्टिव क्लोराइड का डालेंगे वह उस प्रोटेक्टिव क्लोराइड का कहा जाएगा गोल्ड नंबर, है कि नहीं। तो देखो भाई 100 ml क्लोराइडल सॉल्यूशन में आप NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे हो कितना है, 10 ml ऑफ 10% NaCl है। तो 10% ये तो फिक्स है, वॉल्यूम की बात करते हैं। 100 ml में रिक्वायरमेंट है 10 ml, तो बाय डेफिनेशन हमको तो 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल्ट के अनुसार हमको NaCl की रिक्वायरमेंट कितना ऐड करते हैं उसके अनुसार डेफिनेशन है। तो 100 ऐसे सोचो, तो 100 ml में 10 ml रहता तो 10% ही है, 100 ml में 10 ml NaCl, तो 10 ml में 1 ml, 10 ml में 1 ml, 10 ml में 1 ml, है कि नहीं। ऐसे सोचना है, बड़ा आसान है। तुम्हारे पास 100 ml सॉल्यूशन है रेड गोल्ड सोल का, और इसमें NaCl की जो रिक्वायरमेंट है वो है 10 ml ऑफ 10%। जो स्ट्रेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो मोलरिटी या परसेंटेज वेट बाई वेट है तो कांस्टेंट है NaCl का, वो चेंज नहीं कर रहा, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। यही हमारे पास डेफिनेशन में 100 ml सॉल्यूशन नहीं चाहिए बल्कि 10 ml सॉल्यूशन चाहिए। तो 10 ml सॉल्यूशन में अगर NaCl डालते तो उसके अनुसार 100 ml में 10 ml डाले तो 10 ml के अनुसार, ये अगर 10 ml है तो कितना ml NaCl होगा, 1 ml, 1 ml ऑफ 10% NaCl। किसकी बात करो, ये NaCl 10% क्या, NaCl इलेक्ट्रोलाइट डालने से प्रेसिपिटेट करता। अब इसको हमको रोकना है, इसको हमको रोकना है, क्या करने से रोकना है, इसको हमको रोकना है प्रेसिपिटेशन से। तो प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए इसमें हमको डालना पड़ा क्या, प्रोटेक्टिव क्लोराइड। प्रोटेक्टिव क्लोराइड का कितना मिलीग्राम, 0.25 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम दिया हुआ है 0.25 ग्राम, ये देखो 0.25 ग्राम क्या, प्रोटेक्टिव क्लोराइड PC, प्रोटेक्टिव क्लोराइड की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ग्राम में इतना, ग्राम में इतने की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन मिलीग्राम कितना होगा, इन मिलीग्राम मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो 0.25 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो कितना हो गया, 25 हो गया, है कि नहीं, 25। तो ये गोल्ड नंबर हो गया, इसी को हम कहेंगे गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। और ये आंसर तुम्हारे पास हो गया, है कि नहीं। समझ में बात आई हम क्या बता रहे हैं, बढ़िया समझना है। ये गोल्ड नंबर का बेसिक डिफिनीशन जिसको पता है कि नहीं, गोल्ड नंबर का बेसिक डिफिनीशन जिसको पता है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा है बढ़िया से, है कि नहीं। गोल्ड नंबर का बेसिक डिफिनीशन जिसको पता है इस क्वेश्चन को कर लेगा।
गोल्ड नंबर ये होता है कि 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल हमारे पास सोल्यूशन है और उसमें 1 ml 10% NaCl अगर हम डालें तो जितना मिनिमम मिलीग्राम प्रोटेक्टिव क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि ये प्रेसिपिटेट न करे NaCl डालने पर, तो मिलीग्राम में जो मिनिमम प्रोटेक्टिव क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन में कहा कि ये 100 ml है सोल्यूशन, 100 ml, तो 100 ml के अनुसार इतना डाला, तो 100 ml के अनुसार अगर इतना डाला तो इसको अगर हम 10 ml कर दे तो 1 ही ml की रिक्वायरमेंट होगी, तो 10 ml के अनुसार ये 1 ml ही जा रहा है और उसमें 0.25 ग्राम ऐड कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन हमको ये 10 ml और ये 1 ही ml जा रहा है, तो जितना आप प्रोटेक्टिव क्लोराइड का मिलीग्राम डालेंगे, ग्राम में दिया 0.25 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिलीग्राम में आंसर आ गया, तो मिलीग्राम में आंसर जो आया 25, तो 25 ही गोल्ड नंबर हो गया। यानी गोल्ड नंबर, अब ये ग्राम मिलीग्राम में सब नहीं लिखना है, होता मिलीग्राम में, गोल्ड नंबर अब एक नंबर हो गया, बस मास इन मिलीग्राम, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई है ना। बाय डेफिनेशन इन मिलीग्राम वो अंडरस्टूड है, तो 25 ही बाय डेफिनेशन तुम्हारे पास गोल्ड नंबर हो गया, है कि नहीं। एक टर्म है जिसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ क्लोराइड। क्या कहता है, देखो भाई कोई एक क्लोराइडल सोल्यूशन है तो pH का कुछ मान होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कुछ उस क्लोराइडल सोल्यूशन का होगा, तो ऐसा H+ का कॉन्सेंट्रेशन या ऐसा pH का वैल्यू उस सोल्यूशन का जहाँ पर कि क्लोराइडल पार्टिकल ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना तो निगेटिवली चार्ज है, यानी क्लोराइडल पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं है, तो सॉल्यूशन के उस pH वैल्यू को जहाँ पर कि क्लोराइडल पार्टिकल अनचार्ज हो जाता है कि नहीं, जिस पर कि कोई चार्ज नहीं होता, पार्टिकल पर अब चार्ज नहीं है, तो उस H+ के कॉन्सेंट्रेशन या pH वैल्यू को हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फॉर एग्जांपल गैलेटिन जो है ना, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7 होता है, यानी pH 4.7, pH जो है 4.7 यदि गैलेटिन का आपका क्लोराइडल सोल्यूशन और pH का मान 4.7 सोल्यूशन का मेंशन किया गया है, तो इस pH पर उस गैलेटिन पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो जो पार्टिकल्स है, सोल पार्टिकल, वह न तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह मूव करेगा ना तो नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव करेगा ही नहीं, तो उस pH वैल्यू को, या कभी कभी H+ कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, H+ कॉन्सेंट्रेशन pH से हम निकाल सकते हैं, तो उस pH वैल्यू को जहाँ पर कि पार्टिकल ना तो पॉजिटिवली चार्ज है और ना तो निगेटिवली चार्ज है, तो उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से पुकारते हैं। वही इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बिकॉज at this point particle carry no charge, at this pH particle carry no charge, है कि नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है और इसका क्वेश्चन भी पूछते रहता है, जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, बढ़िया समझोगे, बड़ा आसान है। हम लोगों ने एक जगह पर पढ़ा था कि कोई एक सोल पार्टिकल है उस पर चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो उसमें एक रीज़न ये था कि जो सोल पार्टिकल है वो प्रेफरेंशियली सॉल्यूशन से एक आयन को अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेता है सेलेक्टिवली, उससे उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। बढ़िया समझोगे, यहाँ जो लिखा हुआ है पहले बढ़िया समझोगे, जैसे अंग्रेजी में जो लिखा है बाद में समझ लोगे, मैं पढ़ दूंगा, पहले यहाँ समझते हैं। मान लो कि AgNO3 हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप KI सोल्यूशन में, जो कि पड़ा हुआ था एक्सेस में, KI सोल्यूशन एक्सेस में, और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम AgNO3 डाल रहे हैं, हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनेगा AgI, है कि नहीं। प्रेसिपिटेट जो AgI हमारे पास बना, अब ये जो AgI है जो कि सोल का पार्टिकल होने जा रहा है प्रेफरेंशियली, अब सोल्यूशन में I- यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, जो भी Ag+ डाल रहे हो, जो भी Ag+ डालो तो कंज्यूम होकर AgI बन जा रहा है, तो सोल्यूशन में I- तो पहले से बहुत सारा है, तो ये I- प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब हो जाता है, ये I- प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पर, ये जो AgI का प्रेसिपिटेट बना उसके ऊपर में, तब ये I- इसके ऊपर में एड्जॉर्ब होगा, है ना, तो हमारे पास इस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो एक लेयर बना, अब ये जो एड्जॉर्प्शन हुआ इसको हम लोग कहते हैं, जो पहला लेयर तुम्हारे पास I- नेगेटिव आयन का इसके ऊपर में बन गया फिक्स्ड लेयर, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लेयर। अगर उल्टा करते, KI सॉल्यूशन को AgNO3 में डालते, तो KI अगर हम डाल रहे हैं तो जो भी आप I- डाल रहे हो तो कंज्यूम होते जा रहा है, सोल्यूशन में Ag+ तो बहुत सारा पड़ा हुआ था, ये एक्सेस में है और ये
ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड कर रहे हो तो हमारे पास फिर से प्रेसिपिटेट बनेगा कौन सा, AgI। अब ये जो AgI बनेगा, पहले से भी सॉल्यूशन में Ag प्लस बहुत सारा है, उस Ag प्लस को प्रेफरेंशियली, नाइट्रेट आयन को नहीं बल्कि Ag प्लस को प्रेफरेंशियली अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लिया। कोई एक आयन को प्रेफरेंशियली अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं। तो Ag प्लस को इसने, AgI ने, जो कि हमारे पास सोल पार्टिकल है जिसका एक क्लोराइडल सॉल्यूशन बनने वाला है, इसने Ag प्लस को प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब कर लिया। जो एक्सेस में रहेगा, Ag प्लस एक्सेस में था तो I माइनस को यहाँ पर एड्जॉर्ब नहीं किया, I माइनस तो कंज्यूम होते गया, तो Ag प्लस को अपनी ओर एड्जॉर्ब इसने कर लिया, तो एक लेयर तुम्हारे पास बन गया। इसी से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये हम पहले से भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये एक लेयर, जो पहला लेयर बना उसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द सोल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेफरेंशियली बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो बात समझ में आई। अब ये क्या करेगा कि देखो भाई, AgI और I माइनस तुम्हारे पास तो ये था ही था। अब सॉल्यूशन में अगर मैं कह दूं कि AgNO3 और भी हमने डाल दिया और अमाउंट ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सेस में हो गया, है कि नहीं, Ag प्लस अब एक्सेस में हो गया, तो अब ये जो काउंटर आयन जो Ag प्लस है, दूसरा आयन एक और कौन है, Ag प्लस, जो कि अब एक्सेस में हो गया, ये जितना बनना था बन गया। अब AgNO3 और डाल रहे हैं तो काउंटर आयन क्या है, Ag प्लस। अब ये I माइनस जो है, ये AgI से I माइनस जो बना ना, ये फिक्स्ड लेयर है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। पहला जो लेयर है वो कैसा है, फिक्स्ड लेयर। अब ये I माइनस अट्रैक्ट करेगा किसको, Ag प्लस को। यदि Ag प्लस एक्सेस में हो गया तब I माइनस Ag प्लस को क्या करेगा, डालते डालते इतना डाल दिया कि अब AgNO3 एक्सेस में हो गया, तो Ag प्लस एक्सेस में इस Ag प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक और लेयर बन गया, इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। ये दूसरा लेयर बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर है कि नहीं, ये डिफ्यूज कर गया I माइनस के सरफेस के पास में, डिफ्यूज कर गया, I माइनस ने उसको अट्रैक्ट किया, नेगेटिव था पॉजिटिव था, तो हमारे पास जो दूसरा लेयर बना उसको कहते हैं डिफ्यूज लेयर। यानी इसी पार्टिकल के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया और पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव लेयर भी आ गया और एक पॉजिटिव लेयर भी आ गया तुम्हारे पास, है कि नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम Ki डालते डालते इतना डाल दें कि AgNO3 से इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो I माइनस भी एक्सेस में आ गया। अब ये Ag प्लस क्या था, पहला लेयर था ना, इसको कहते हैं फिक्स्ड लेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज फिक्स्ड लेयर। लेकिन अब एक्सेस Ki डालेंगे तो एक लेयर और बन जाएगा, क्या भाई, तो AgI, ये Ag प्लस था, अब I माइनस भी सोल्यूशन में एक्सेस में आ गया, तो I माइनस को Ag प्लस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक लेयर और बन जाएगा। ये फिक्स्ड लेयर और ये डिफ्यूज लेयर, ये फिक्स्ड लेयर और ये डिफ्यूज लेयर। यानी बेसिकली अब क्लोराइडल पार्टिकल के ऊपर में दो लेयर बन गया, एक फिक्स्ड लेयर जो कि एड्जॉर्प्शन से था और दूसरा डिफ्यूज लेयर जो कि एड्जॉर्प्शन के चलते जो चार्ज आया वो दूसरा काउंटर आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब दो लेयर बन गया जिसको कहते हैं पोटेंशियल डबल लेयर, है ना, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डबल लेयर, एक नेगेटिव आयन का और दूसरा पॉजिटिव आयन का। तो दोनों लेयर के बीच में, एक फिक्स्ड लेयर दूसरा डिफ्यूज लेयर, दोनों लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल के नाम से पुकारते हैं। इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से पुकारते हैं। और जो डबल लेयर क्रिएट होता है ना, उसको एक नाम से पुकारते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको 2 बार 3 बार बढ़िया से सुनोगे ध्यान से तो बढ़िया समझ में आएगा, एनसीईआरटी में भी बढ़िया से एक्सप्लेन किए हुए, और ये पूछता भी है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट जो है कंफ्यूज करता है बहुत आसान, डिफिकल्ट नहीं है। तो एक बार 2 बार इस वीडियो को फिर से देखो और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझो। एक तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोराइड है जिसको हम लोग इमल्सन कहते हैं, है ना, और एक और है जेल जो कि आगे पढ़ेंगे। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, यानी डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड में घुला हुआ है, बस क्लोराइडल सिस्टम तुम्हारे पास। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में ये जो फैट है वो घुला हुआ रहता है वाटर में। तो ऐसा क्लोराइडल सिस्टम जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड है, उसको हम लोग इमल्सन के नाम से पुकारते हैं। वही लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 इमिसिबल लिक्विड्स। जनरली वो जो लिक्विड्स आपस में मिलते नहीं, उसको कुछ इमल्सीफायर वगैरह कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डाल करके आपस में मिक्स करना पड़ता है, इसी के बारे में पढ़ने वाले इमल्सन। तो ये जो लिक्विड इन लिक्विड जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड है, इमल्सन जिसको हम कह रहे हैं, वो 2 तरह का होता है। नाम में यार छुपा हुआ है, ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल घोला हुआ है किसमें, वाटर। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑयल इन वाटर,
तो जो वाटर हुआ ना वो हो गया डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। और ये जो ओ लिखा, ऑयल जो लिखा ना, वो डिस्पर्स्ड फेज हो गया, यानी ऑयल घुला हुआ है किस में, डिस्पर्सन मीडियम में, है कि नहीं। तो वही लिखा, जैसे कि अगर मैं कह दूँ मिल्क है, तो मिल्क में क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें फैट घुला हुआ रहता है, यानी बेसिकली लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर सॉल्वेंट हो गया और जो फैट है वो सॉलिड की तरह हो गया, मतलब डिस्पर्स फेज हो गया फैट, और डिस्पर्सन मीडियम हो गया वाटर, वैनिशिंग क्रीम एटसिटी एटसेट्रा, ये सब और एग्जाम्पल है। दूसरा है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, नाम यार छुपा हुआ है, वाटर घुला हुआ है किस में, ऑयल में, यानी ये जो ऑयल है, शॉर्ट फॉर्म में ओ लिख रहे हैं मतलब ऑयल, डब्ल्यू का मतलब वाटर, तो ये जो ऑयल है ना वो बेसिकली डिस्पर्सन मीडियम हो गया, ज़्यादा अमाउंट वाला, और ये वाटर घुला है क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो वाटर घुला हुआ डिस्पर्सन मीडियम में। फॉर एग्जांपल बटर, बटर में क्या होता है, बटर में फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसमें घुले हुए रहते, बहुत कम रहते। कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल जिसको हम लोग कहते हैं, कोल्ड क्रीम एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल का, याद कर लेना। अब ये देखो भाई, जैसे मिल्क है तो उसमें क्या वाटर है और क्या फैट है, दोनों तो इमिसिबल है, आपस में जल्दी मिलेंगे नहीं, अगर छोड़ दिया जाए काफ़ी देर के लिए तो वो बेसिकली अलग अलग भी हो जाते हैं, रेफ्रिजरेटर पे रख दो यार, फैट अलग हो जाता है और पानी अलग, है कि नहीं, दोनों आपस में मिलते नहीं आसानी से। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दोनों को मिला दे, वाटर को और ये जो फैट है दोनों को मिला दे, ऑयल और वाटर को मिला दे तो और स्टेबलाइज कर दे, तो उसको कहते हैं इमल्सीफायर, इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट। ध्यान सुनो, इमल्सीफायर को एक और नाम से पुकारते हैं क्या, इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट। थ्योरी ही थ्योरी है, कहानी है यार, बढ़िया सा पढ़ देना। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, मतलब स्टेबल करता है किसको, इमल्सन को। कैसे भाई, तो दो हमारे पास लेयर है ना, एक ऑयल वाला और दूसरा वाटर वाला, ये लेयर है। अब ये इंटरफेस हो गया दोनों के बीच में, अब ये इनके बीच में सरफेस टेंशन की वजह से दोनों अलग अलग है। अगर इस सरफेस टेंशन को रप्चर कर दे, तोड़ दें, तो इस सरफेस टेंशन को रप्चर करने वाला, तोड़ने वाला जो सब्सटेंस है, तोड़ेगा पहले सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा तो ये ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, तो वह सब्सटेंस जो कि इंटरफेस पर जो सरफेस टेंशन है उसको वीक कर दे, कमज़ोर कर दे, कम कर दे और इंटरमिक्सिंग में हेल्प करे, उसको कहते हैं इमल्सीफायर। इसमें हम डालते हैं क्या भाई, इमल्सीफायर। समझ में आया, इमल्सीफायर का काम होता है कि सरफेस टेंशन को घटाना और इंटरमिक्सिंग करने में हेल्प करना और स्टेबलाइज कर देना, स्टेबल कर देना इमल्सन को। वही लिखा अंग्रेजी में ना, स्टेबलाइजेज द इमल्सन बाय प्रिवेंटिंग सेपरेशन ऑफ लेयर्स, ये जो लेयर का सेपरेशन है उसको नहीं होने देगा, दोनों को मिक्स करेगा। बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन एट द इंटरफेस, जैसे कि सोप है, डिटर्जेंट है, लायोफिलिक क्लोराइड्स है। अब देखो एक्चुअली है लायोफिलिक क्लोराइड्स जो होता है वो करता क्या है, जैसे सोप है उसमें दो पार्ट है, एक लायोफोबिक वाला, दूसरा अट्रैक्शन वाला, पानी को अट्रैक्ट करने वाला, लायोफिलिक वाला, दोनों पार्ट उसमें होता है ना। तो जैसे इसमें हमने सोप डाला, तो जो सोप अगर डालोगे ध्यान से देखो, ऑयल था, वाटर था, सोप डिटर्जेंट, हम लोग एक्शन पढ़े थे, मिससेल का फॉर्मेशन पढ़े थे ना, उसमें जो आपका सोप था उसमें एनॉइन वाला जो पार्ट था जिस पर कोई निगेटिव चार्ज था, एनॉइन वाला पार्ट में एक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है लायोफोबिक है और वो भी हाइड्रोकार्बन है और ऑयल भी हाइड्रोकार्बन होता है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी बेसिकली सोप का जो लायोफोबिक वाला पार्ट रहेगा वो इधर रहेगा और एनाइन वाला जो पार्ट है, माइनस वाला जो पार्ट है, देख लेना वहाँ पर जो हमने सिखाया था, कहाँ पर मिसल का फॉर्मेशन में। तो ये जो है टेल है, ये जो है टेल है, तो टेल रहेगा ऑयल की तरफ और ये रहेगा पानी की तरफ, है कि नहीं, और दोनों को एक दूसरे से ये जोड़ देगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, पानी में इसको अट्रैक्ट करेगा। ये लायोफिलिक पार्ट होता है, लायोफोबिक पार्ट होता है, टेल जो है लायोफोबिक, और ये जो माइनस साइन जिस पर है एनाइन वाला जो पार्ट, C=O माइनस जिसको हम कह रहे थे, जो पार्ट है सर वाला जो पार्ट है वो लायोफिलिक है, पानी को अट्रैक्ट करेगा और ये ऑयल को अट्रैक्ट करेगा और फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाता है। यही से ही काम करता है कि नहीं। डिमल्सिफिकेशन उल्टा, इमल्सिफिकेशन का उल्टा, जैसे तुम्हारे पास मिल्क है तो मिल्क में क्या है, फैट है और क्या है, वाटर है, दोनों को सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है, पानी को अलग, फैट को अलग। इस प्रोसेस कहेंगे डिमल्सिफिकेशन, यानी जो दो लिक्विड्स हमारे पास है उन लिक्विड लेयर्स को अलग कर देने की प्रक्रिया को डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। वो अंग्रेजी में लिखा है, इमल्सिफिकेशन इज सेपरेशन या सेपरेटेड इनटू टू लिक्विड, इमल्सन इज सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट लिक्विड लेयर्स, है कि नहीं, इसको कहते हैं डिमल्सिफिकेशन, अलग अलग कर देना, बस इमल्सिफायर, इमल्सिफिकेशन का उल्टा डिमल्सिफिकेशन।
इमल्सीफायर, इमल्सिफिकेशन फिर क्या? इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इमल्सन बनाते हैं। इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें इमल्सन के बनाने की प्रक्रिया हुई, और डिमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें कि इमल्सन में जो लिक्विड लेयर्स उसको अलग अलग कर देना, है कि नहीं। और इमल्सिफिकेशन में जो हम ऐड करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए उसको इमल्सीफायर कहते हैं, नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है सब, है कि नहीं। समझ बात आई ना। डी इमल्सिफिकेशन, इमल्सन का बनाना। डी इमल्सिफिकेशन, इमल्सन में जो लिक्विड लेयर्स उसको अलग अलग कर देना। कैसे होता है भाई? तो 3 मेथड, केमिकल मेथड्स, यानी एक ऐसा सब्सटेंस हम डाल दें जो कि ऑयल और वाटर के बीच में सरफेस टेंशन को और बढ़ा दे, तो सरफेस टेंशन को बढ़ाएगा तो लेयर अलग अलग हो जाएगा, केमिकल मेथड हो गया। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मिल्क से हमको फैट अलग कर देना। सेंट्रीफ्यूगेशन देखा है ना, दही से जो मट्ठा निकलता है सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से पुराने ज़माने में करते थे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन अगर करोगे तो वो जो तुम्हारा फैट है वो अलग हो जाएगा, और जो पानी का जो अमाउंट है वो अलग हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। कूलिंग, फ्रीज में रख दो दूध को, तो सवेरे देखोगे कि ये जो फैट वाला जो छाली है वो अलग हो जाता है, और जो मिल्क में जो पानी था वो अलग हो जाता है, यानी कूलिंग से भी ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस है इमल्सन। 2 बार 3 बार पढ़ना सब याद हो जाएगा। बार बार सरफेस केमिस्ट्री को बार बार जितनी बार पढ़ो दिमाग में बैठ जाता है, थ्योरी है, कहानी है। अगला जो क्लोइडल सिस्टम है वो जेल है कि नहीं। जेल क्या होता है? जेल बेसिकली लिक्विड घुला हुआ है सॉलिड में, यानी डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज जो है लिक्विड है। कहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है? बुट पॉलिश जो हुआ, जेली हुआ, गम एराबिक हुआ, अगर अगर सिलिसिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल है। बुट पॉलिश तो कॉमन एग्जाम्पल है कि नहीं। वो जो बुट पॉलिश आता था ना, किसका? बिल्ली का जो आता था या फिर किसी और का जो आता था, उसको ध्यान में तुम्हारे पास होगा। तो वो जो बुट पॉलिश है वो एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है बेसिकली लिक्विड घुला हुआ रहता है सॉलिड में। सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और लिक्विड जो घुला हुआ है उसका अमाउंट कम होता है। तो इसमें 2-3 टर्म है जिसको कि आपको याद रखना है। एक टर्म है सिनरेसिस और वीपिंग। वीपिंग का मतलब देखो नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। वीपिंग का मतलब क्या? रोना शुरू कर दिया, आंसू बहाना शुरू कर दिया। जैसे अगर याद होगा बिल्ली वाला जो पहले सॉलिड वाला जो बुट पॉलिश आता था करने वाला, है कि नहीं, तो उसमें अगर देखते होगे ध्यान से तो काफ़ी दिन तक छोड़ने के बाद उसमें जो ट्रैप्ड लिक्विड है, अंदर में जो लिक्विड ट्रैप्ड हो जाता है वो ऊपर में आ जाता है ना। कभी कभी ऊपर से गीला नजर आने लगता है, तो ऊपर से गीला कैसे आ गया? जो ट्रैप्ड लिक्विड था वो निकल करके बाहर आ गया, यानी बेसिकली ये जो जेल था वो रोने लगा। सिनरेसिस को कहते हैं, वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इट इज एन एक्शन इन विच जेल गिव आउट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड, फंसा हुआ जो लिक्विड था, कम्स आउट एंड विच एक्यूमुलेट्स, जमा हो जाता है ऑन इट्स सरफेस व्हेन जेल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जेल काफ़ी देर तक ऐसे हम छोड़ दें तो ट्रैप्ड फंसा हुआ लिक्विड सरफेस पे आके जमा हो जाता, लगता है कि ये जेल रोने लगा, उसको सिनरेसिस या वीपिंग के नाम से पुकारते हैं। एक है थिक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक क्या कहता है? कुछ जेल ऐसा होता है जैसे सिलिका हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो जेल हुआ, ऐसे जब शेक करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। शेक करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ऑन स्टैंडिंग मतलब छोड़ दिया उसको, तो फिर से जेल बन जाता है। तो ये जो सोल जेल फॉर्मेशन है कि नहीं, जेल बन गया और फिर लिक्विड बन गया, तो इस फॉर्मेशन को, इंटरचेंजिंग फॉर्मेशन को थिक्सोट्रॉपिक के नाम से पुकारते हैं, है कि नहीं। और 2 वैरायटी है जेल का कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं, रिहाइड्रेट हो सकता है कि नहीं। देखो नाम में यार छुपा है। इलास्टिक का मतलब क्या? सूख गया तुम्हारा जेल, पानी निकल गया, सूख गया, लेकिन पानी डालोगे ना फिर एब्जॉर्ब करेगा और फिर से जेल तैयार हो जाएगा, शेक कर दोगे तो उसको इलास्टिक कहते हैं। यानी जेल सूख करके भी, ड्राई होकर के भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर से जेल तैयार हो सकता है। इलास्टिक है, खींच दिया फिर छोड़ दिया वहीं पहुंच गया, है कि नहीं। नॉन इलास्टिक, एक बार सूख जाए, ड्राई हो जाए, कितना भी पानी मिलाते रहो फिर से जेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉन इलास्टिक, एक बार खींच दिया तो खिंचाया हुआ रह गया, फिर वापस नहीं आएगा। यानी ड्राई होने पर वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर को इम्बाइब नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, तो उसको कहते हैं नॉन इलास्टिक। यानी इलास्टिक वाला में फिर से सूखने के बाद जेल में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। नॉन इलास्टिक वाला में सूख गया तो पानी मिला करके फिर से जेल नहीं बनेगा, तो ये आपका जेल हुआ। तो इस तरह सरफेस केमिस्ट्री में ना चीज़ों को बार बार पढ़ो, दिमाग में बनाए रखो, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, जितने भी मैंने सारा लिख दिया है, हर चीज़ को पॉइंट वाइज हमने पहले बोर्ड पर लिखा है, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि नोट्स तुम्हारे पास लिखने का ही ये नोट्स बढ़िया से तैयार आपका बन जाए, है कि नहीं। चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।